Hello students, welcome to CSPS Academy. Today's date is 10th of July. Let's start with our analysis in these following topics. अगर आपको इस एनालिसिस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CSCP_Assam को फॉलो कर सकते हैं. So there's an announcement initially from CSPS Academy that our academy has launched the APSC Forest Ranger Recruitment की एक क्रैश कोर्स जो कि आपको सिर्फ 3000 में मिलने वाला है, जहां पर आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ऑप्शनल में फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट के क्लासेस और करंट अफेयर्स CNA मैगजीन्स आपको मिलेगा. सो अधिक जानकारी के लिए यू कैन कॉल इन दिस नंबर. So let's see what are the topics that today we'll be discussing. Today we'll be discussing upon the BRICS summit, then railway safety negligence. ये कैट बॉन्ड्स क्या है वो हम देखेंगे. गुजरात ब्रिज कोलैप्स एंड मिजोरम रेलवे इंजीनियरिंग. ऑल द टॉपिक्स आर मोर रिलेटेड टू योर मेंस, जहाँ पर हम इसमें पॉसिबल क्वेश्चंस देखेंगे. और प्रीलिम्स के लिए कैट बॉन्ड ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ दैट इज़ ब्रिक्स समिट. जैसे आपको पता है दैट रिसेंटली द 17th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड, और जहाँ पर इंडिया नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंसी लेने वाला है. तो आज एडिटोरियल एक आया है अंडर द हेडिंग बिल्डिंग रेजिलियंस, द रियो डिक्लेरेशन अंडरलाइन द कोहेशन विद ब्रिक्स. तो वहाँ पर जो कि हाईलाइट्स है इस 17th ब्रिक्स समिट का, वो हम आज देखने वाले. सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन मेड इज द रिसेंट ब्रिक्स एक्सपांशन एंड द रियो डिक्लेरेशन signifies the enduring relevance of BRICS in an evolving global order. Critically analyze the opportunities and challenges in these presents for India's foreign policy. तो आपको ये जो ब्रिक्स समिट हुआ है, रियो डिक्लेरेशन में इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो डिस्कस करेंगे. बिफोर डिस्कसिंग द की हाईलाइट्स आई वुड लाइक टू डिस्कस सर्टेन बेसिक्स कि ब्रिक्स आप क्या जानते हो कि दिस इज़ द ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज दैट इज़ द ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. तो दे रिप्रेजेंट द मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज. दे आर द वर्ल्ड्स मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज. उसके साथ ये जो है ये फॉर्मली 2009 को फॉर्म हुआ था, प्लस 2010 को साउथ अफ्रीका हैड जॉइंड, तब जाके वो ब्रिक्स बना, या फिर पहले वो ब्रिक था. तो रिसेंटली ब्रिक्स में एक्सपांशंस देखने को मिले हैं. क्या एक्सपांशन? जैसे ब्रिक्स में कंट्रीज ऐड हुए हैं, जैसे कि इजिप्ट है, देन इथियोपिया है, UAE है, ईरान है एंड इंडोनेशिया. Now the BRICS represents around 50% of the global population. Along with that, 40% of the global GDP. Along with that, 25% of the total global trade. So you can say that BRICS जो ये regional trade bloc है, it had now taken a very big form. All right. So let's see what are the key details that was discussed in this recently gone summit. So the first one is that it had a strong consensus on terror related issues. India secured clear condemnation of terror financing and cross border terrorism. तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि इस रियो समिट में इंडिया ने जैसे कि गाज़ा में हुए अटैक को कंडेम किया है. फिर ईरान में जो स्ट्राइक्स हुए हैं उनको इंडिया ने कंडेम किया है. और इंडिया हैज़ ऑल्सो आस्क्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी. एंड इंडिया ऑल्सो स्ट्रांगली, इट वॉज वेरी बोल्ड टू एंड टेरर फिनांसिंग एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, where India and Brazil, it had endorsed and it is to play a larger roles in the UN, including the United Nations Security Council. Next one, India's vision for global south. तो ये जो है ये India's vision for global south, it has now set a narrative that in this BRICS summit
The Chinese counterpart and the Russian counterpart both were absent in that summit, which created space for the non-P5 countries. Who are the P5 countries? They are the permanent secretariat of the United Nations Security Council. तो कौन सा है, आप ये P5 कंट्रीज़ कौन से है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिए, ठीक है। तो नॉन P5 कंट्रीज़ में इंडिया हैज़ अ वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ क्या है? इट इज़ द कंट्रीज़ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दिस रियो डिक्लेरेशन हैज़ ऑल्सो हाईलाइटेड क्लाइमेट एक्शंस। क्लाइमेट एक्शन को भी हाईलाइट किया गया है, एनर्जी सिक्योरिटी को भी हाईलाइट किया गया है। अलॉन्ग विद दैट इंडिया हैज़ ऑल्सो, और सॉरी, इन द समिट द कंट्रीज हैज़ ऑल्सो आस्क्ड फॉर रीऑर्डरिंग द WTO ट्रेड रूल्स। तो WTO के जो ट्रेड रूल्स हैं उनमें रीशेपिंग लाने के लिए वहाँ पर एक बात किया गया। ऑल्सो देयर वॉज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग पुशबैक अगेंस्ट द US टैरिफ थ्रेट्स। तो US जो रिपीटेटिवली टैरिफ बढ़ाने के लिए जो थ्रेट वो कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशंस हुए हैं। एंड ऑल्सो आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हैड रिफ्रेम द ब्रिक्स, कि ब्रिक्स को रिफ्रेम किया है कि ब्रिक्स नाउ डज नॉट ओनली स्टैंड फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, बट इट नाउ स्टैंड्स फॉर building resilience and innovation for cooperation and sustainability. So this is a philosophy, or this is the motive objective coined by our Prime Minister Narendra Modi for the BRICS acronym. Now जो challenges है इन सब चीज़ों को मीट करने के लिए वो है जैसे कि इंटरनल फ्रिक्शंस, जैसे कि कंट्रीज़, जैसे कि ब्रिक्स में इंडिया भी है, चाइना भी है, बट इंडिया एंड चाइना आर नॉट अ गुड फ्रेंड। तो इंडिया एंड चाइना के बीच टेंशन्स है, मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट्स है। तो इन सब कन्फ्लिक्ट्स को लेकर कैसे ब्रिक्स स्टैंड अलोन कर सकता है? सो देयर आर राइवलरीज अमंग मेंबर। नेक्स्ट, देयर आर डाइवर्जेंट गोल्स। जैसे कि कोई भी ऐसा यूनिफाइड स्टैंड्स नहीं है कि लाइक चाइना टॉक्स अबाउट डी-डॉलराइजेशन। China wants to bring a new currency for BRICS, but but India could not fully support it. तो एक clear unified stance नहीं है regarding de-dollarization. Also UNSC में जो reforms India चाहता है उसको China oppose कर रहा है। तो again it says that there are divergent goals. नाउ देयर आर ऑल्सो कंटिन्यूअस US प्रेशर्स। US अगर कह रहा है कि ब्रिक्स अगर ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने में आ जाए तो US विल स्टार्ट द ट्रेड वार। US विल इम्पोज टैरिफ एंड इट मे कट ट्रेड टाइज विद द ब्रिक्स कंट्रीज विद द वेस्ट। Along with that, there is operational effectiveness, that there is a risk of BRICS becoming symbolic rather than delivering tangible outcomes. कि इन सब challenges के वजह से BRICS शायद एक symbolic manner में रह जाए, कागज़ में, बातचीत में, मीटिंग तक ही सीमित रह जाए, practical applications वहाँ शायद ना हो पाए। तो these are the certain challenges that has been sketched out in this particular article. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द रेलवे सेफ्टी एंड नेग्लिजेंस। तो रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हुआ है, उसके बारे में ये न्यूज़ है और उसके एसोसिएटेड ही एक आर्टिकल आज द हिंदू में आया है जिसका हेडिंग है डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द न्यूज़, बट बिफोर दैट लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन कि डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इंडियाज़ रेलवे सेफ्टी इज स्टिल कॉम्प्रोमाइज्ड बाय ह्यूमन एंड सिस्टमेटिक फेलियर्स। तो मतलब इंडिया का जो रेलवे सेफ्टी है ये कॉम्प्रोमाइज है बिकॉज मोरली ऑफ ह्यूमन और सिस्टमेटिक फेलियर की वजह से। तो इन दोनों चीज़ को क्रिटिकली एग्जामाइन करने के लिए दिया गया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स, बिकॉज जो आज हम न्यूज़ देखने वाले हैं इट इज़ रिलेटेड टू द लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट। तो क्या है वो न्यूज़? द न्यूज़ इज़ देयर इज़ अ रिसेंट ट्रेजिक एक्सीडेंट इन तमिलनाडु कुडलोर वेयर 3 स्कूल चिल्ड्रेन लॉस्ट देयर लाइव्स। 3 स्कूल जाते बच्चों ने उन्होंने अपनी जान गंवाई है आफ्टर अ ट्रेन रैम्ड इनटू देयर स्कूल वैन के ऊपर वो ट्रेन चढ़ गया है। मतलब दैट मीन्स देयर वाज समथिंग इन अ रेलवे गेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ मिसमैनेजमेंट ऑफ द रेलवे गेट। तो वहाँ पर जो है वो ह्यूमन एरर की वजह से ज़रूर हुआ है।
तो यहाँ पर एक देखिए, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवेज नेटवर्क्स ऑफ वर्ल्ड बट लेवल क्रॉसिंग्स रिमेन अ सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ वल्नरेबिलिटी टिल नाउ। तो अभी टाइप्स ऑफ लेवल क्रॉसिंग्स जो है, जैसे कि एक फर्स्ट वन इज़ द मैन्ड इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग। मतलब एक तो होता है अनमैन्ड, एक तो होता है अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। तो अनमैन्ड में क्या, कोई भी रेलवे गेट वहाँ पर कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं रहेगा उसको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी रिस्की वन। तो आप मुझे बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा स्कीम है जो इंडिया से हर अनमैन्ड रेलवेज क्रॉसिंग को रिमूव करने वाला है। सो प्लीज़ वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स, तो फर्स्ट वन इज़ मैन्ड इंटरलॉक्ड, जहाँ पर गेट्स जो है दे आर लिंक टू रेलवे सिग्नल, कि जो ट्रेन है तब भी वो वो गेट से पास हो पाएगा जब वो जो गेट है दैट आर लॉक्ड। अगर गेट लॉक होगा तभी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिलेगा दैट द ट्रेन कैन पास थ्रू दैट रेलवे गेट। इफ़ अनदर वन इज़ नॉन इंटरलॉक, मतलब वो सोनली विल डिपेंडेंट ऑन द गेट कीपर। ट्रेन को कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा कि वो गेट लॉक है कि गेट लॉक नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिस्कस्ड, व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट। तो द फर्स्ट थिंग इज इट इज़ द ह्यूमन नेग्लिजेंस। ये सरासर ह्यूमन नेग्लिजेंस है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आया है उन्होंने उस रिपोर्ट में बोला गया है देयर वाज सम मिसमैनेजमेंट, और वो ड्यूटी जो गेट कीपर का था, द ड्यूटी बाय द गेट कीपर वाज नॉट डन प्रॉपरली। गेट कीपर ने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं किया है एंड इट प्रीमैच्योरली ओपनड द गेट एंड ही फेल asleep, ठीक है। एंड ये जो है ये आई विटनेस के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक डिपेंडेंस ऑन मैनुअल ऑपरेशन, कि जो नॉन इंटरलॉक्ड गेट्स है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन जजमेंट के ऊपर मैनुअल है, तो वो एक सिस्टमेटिक फेलियर भी हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो और मैनुअल ऑपरेशंस के अंदर जो होता है वो गाड़ी चालक लोगों के लिए वो एक प्रेशर में रहते हैं कि कभी कभी वो गेट को पहले जल्दी ही खोल देते हैं, ठीक है। एंड देयर आर ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, जैसे कि डिले इन कंस्ट्रक्टिंग सेफर ऑल्टरनेटिव, कि जैसे कि रोड ओवर ब्रिजेस। तो रोड ओवर ब्रिजेस अभी बन रहा है पर अभी भी वो उपयुक्त मात्रा में शायद नहीं है, इसके वजह से अभी भी ये क्रॉसिंग्स को यूज़ करते हैं टू अंडरपास द व्हीकल्स। नेक्स्ट देयर आर ऑल्सो सम गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी इशू, जैसे कि फेलियर टू इम्प्लीमेंट द इंडियन रेलवेज परमानेंट वे मैनुअल गाइडलाइन स्ट्रिक्टली। जो गाइडलाइन इंडियन रेलवेज के द्वारा दिए गए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा है। पोर कंडीशंस बिटवीन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, पोर कोऑर्डिनेशन, नॉट कंडीशन, इट इज़ द पोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज़ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर इन द अदर वे रेलवे अथॉरिटीज़ के द्वारा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिर नंबर 3 जो है यहाँ पर एक ब्लेम शिफ्टिंग है। क्या है, तो कोई एक डिपार्टमेंट रेलवे को ब्लेम लगाएगा, रेलवे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को ब्लेम लगाएंगे, जिसके लिए काम में डिले आता है। सो देयर वाज सस्पेंशन अरेस्ट ऑफ द ग्रेट कीपर बट डज नॉट फिक्स स्ट्रक्चरल फ्लॉज। डिस्पाइट इनको अगर अरेस्ट भी कर जाओ, पनिशमेंट भी दे दीजिए, आप यहाँ पर स्ट्रक्चरल फ्लॉज को ठीक नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम योर रेलवे सेफ्टी। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट कैट बॉन्ड्स। तो देखिए व्हाट इज़ दिस कैट बॉन्ड, तो ये आज द हिंदू में आया है, हाउ कैन कैट बॉन्ड्स प्लान फॉर अ नेचुरल डिजास्टर। तो कैट बॉन्ड जो है इट स्टैंड्स फॉर कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स, कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स। तो पहले हम देखेंगे कि ये कैट बॉन्ड्स क्या है। कैट बॉन्ड्स जो कि कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स है, ये रिस्क लिंक्ड सिक्योरिटीज़ है। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू होता है गवर्नमेंट द्वारा या फिर कोई भी इंश्योरर द्वारा टू द इन्वेस्टर्स। और जो डेट ये इंस्ट्रूमेंट है इट विल लिंक टू सर्टेन डिजास्टर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि हाउ डू दिस कैट बॉन्ड्स वर्क। तो यहाँ पर अगर हम
तीन पार्टी अगर देख लेते, एक है स्पॉन्सर या फिर इसको हम इशूअर भी कह सकते हैं, एक हो सकता है इंटरमीडिएटर और एक हो सकता है यहाँ पर द इन्वेस्टर। ठीक है, तो स्पॉन्सर जो जनरली वो गवर्नमेंट हो सकता है या फिर कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, दे विल इशू द बॉन्ड्स। ठीक है, तो दे विल इशू द बॉन्ड्स एंड दे कैन बी री इंश्योर्ड बाय द इंटरमीडिएरी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो सकता है, या फिर कोई भी अलग री इंश्योरर हो सकता है, वो इस बॉन्ड को इंश्योर करेगा। ठीक है, और इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इस बॉन्ड के ऊपर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वो अपने नाम पे उस बॉन्ड को खरीदेगा। नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस कि ये इस बॉन्ड मैच्योरिटी के बारे में आएगा। ये जो बॉन्ड का जो मैच्योरिटी है दैट विल डिपेंड ऑन द ऑकरेंस ऑफ द डिज़ास्टर। अगर कोई भी डिज़ास्टर ऑकर नहीं होता है तब जो इन्वेस्टर्स को इसका ये प्रिंसिपल अमाउंट और उसके साथ इंटरेस्ट रिटर्न कर दिया जाएगा आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। पर अगर डिज़ास्टर हो जाए तो इन्वेस्टर्स को a certain portion of the principal amount has to be lost। ठीक है, तो लाभ क्या है, अगर डिज़ास्टर ना हो इसके वजह से इन्वेस्टर्स को पैसा रिटर्न मिलेगा। अगर डिज़ास्टर हो जाए किसी भी कारण तो जो पे आउट गोज टू द स्पॉन्सर, तो ये जो पैसा है वो चला जाएगा गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट वो डिज़ास्टर रिलीफ में यूज़ करेगा और इन्वेस्टर्स का हो जाएगा लॉस। ठीक है, तो अभी बात है कि इस बॉन्ड्स को इन्वेस्टर्स क्यों खरीदेंगे, वाई दे आर सो अट्रैक्टिव। बिकॉज ये जो है बॉन्ड जो है ये मार्केट रिस्क से डाइवर्टेड है, इट इज़ अनकोरिलेटेड। मार्केट में जो डिमांड ज़्यादा है कम है, प्राइसेस कम ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है, उससे इस बॉन्ड का कोई भी मतलब नहीं है। उस बॉन्ड का सिर्फ और सिर्फ मतलब होगा विद द अनसर्टेन डिज़ास्टर। ऑल्सो ये जो कैट बॉन्ड्स है इनके इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई रखे जाते हैं देन द स्टैंडर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसको वो चीज़ भी है अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स का। एंड हेंस दिट अलाउज पोर्टफोलियो डी रिस्किंग, जहाँ पर इट रिड्यूसेस एक्सपोजर टू ट्रेडिशनल फिनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ास्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट्स वाई द कैट बॉन्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। I hope this is clear. Now let's see with another disheartening news with the Gujarat bridge collapse. तो क्या है न्यूज़ कि 12 लोग मारे गए हैं एज व्हीकल्स फॉल इनटू रिवर आफ्टर अ ब्रिज पार्ट कोलैप्सेस इन गुजरात। तो ये गवर्नेंस इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस इशू है। तो जहाँ पर गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में ये घटना हुई है एंड सेवरल अदर्स वेर ऑल्सो इंजर्ड एंड मल्टीपल व्हीकल्स फेल। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक ट्रक, यहाँ पर एक कार है, ठीक है, जहाँ पर ऊपर से पूरा का पूरा एक पार्ट ब्रिज का कोलैप्स हो गया है। कौन से नदी में हुआ है, उस नदी का नाम है माही सागर रिवर। तो ये आप प्रीलिम्स के लिए ज़रूर याद रखिए। आफ्टर अ पोर्शन ऑफ द गंभीरा ब्रिज कंस्ट्रक्टेड इन 1985, ये जो गंभीरा ब्रिज है, यहाँ पर जो आप ब्रिज के पिलर्स देख सकते हो वो 1985 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो लेट सी व्हाट कुड बी द कॉजेज। जो कॉजेज़ है वो कॉजेज़ अभी रिपोर्टेड कॉजेज़ भी हो सकते हैं या फिर अनुमान लगाया गया है, प्रोबेबल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। जैसे कि ये ब्रिज 1985 में बनाया गया है, आज से बहुत साल 40 साल पहले ये बनाया गया है। तो डेफिनेटली इसका जो डिज़ाइन है या फिर जो लाइफ स्पैन है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए था, इसलिए इसका ये कारण हो गया है। ऑल्सो इस मेंटेनेंस, देयर वाज ऑल्सो मेंटेनेंस इशू कि मेंटेनेंस करवाया जाता था एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब मान लीजिए कहीं पर कुछ क्रैक आ गया तब उसको मरम्मत कर दिया गया, बट ओवरऑल एक इंस्पेक्शन, प्रोएक्टिव इंस्पेक्शन या फिर कोई एक स्ट्रक्चरल ऑडिट इस ब्रिज का नहीं हुआ कभी भी। स्ट्रक्चरल ऑडिट इस ब्रिज का कभी भी नहीं हुआ। नेक्स्ट, देयर वाज ऑल्सो लैक ऑफ स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ द ब्रिज, कि जो आप मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करके, जैसे कि IoT सेंसर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स को यूज़ करके जो ब्रिज की जो स्ट्रक्चरल फैटिग उसको परीक्षा किया जा सकता था, वो भी नहीं किया गया। ऑल्सो देयर वेर पॉसिबल ओवरलोडिंग बाय द व्हीकल्स, बड़े बड़े ट्रक्स बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है तो ब्रिज
वो भार सहन नहीं कर पाया, बिकॉज एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ पॉसिबल वीकनिंग ड्यू टू मानसून और रिवर बेड चेंजेस फाउंडेशन का स्कारिंग हो चुका है। ठीक है, तो उसके रिपोर्ट्स अभी भी आने बाकी है, तो शायद ये रीज़न, ये सब मिलाकर ही कोई ना कोई रीज़न्स होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट मिज़ोरम रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आज न्यूज़ आया है ये असम ट्रिब्यून में कि मिज़ोरम में जो रेलवे ट्रैक्स, जो टनल बन रहे हैं इन द बायरोबी साइरांग ट्रैक, वो इंडिया का एक वन ऑफ द इंजीनियरिंग मार्वल्स बाय रेलवेज माना जाएगा। सो लेट्स सी क्यों ये इंजीनियरिंग इनोवेशन है। द फर्स्ट थिंग इज दिस railway tracks inside the tunnel are ballastless track tunnels। ballastless मतलब क्या? ballast का मतलब होता है, ballast का मतलब होता है कि यहाँ पर crushed stones। तो आप ज़्यादातर क्या देखते हो, अगर रेलवे ट्रैक, ये रेलवे ट्रैक है, तो अगर ये पटरी, ऐसे पटरियाँ होते हैं ना रेलवे ट्रैक्स में, तो यहाँ पर क्रस्ट स्टोन, यहाँ पर स्टोन्स बिछे रहते हैं। ठीक है, पर अगर आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप देखिए इन सब जगह पर, यहाँ पर कोई भी पत्थर नहीं, बीच वाला नहीं, बीच वाले को इग्नोर कीजिए। ट्रैक के बीच में, ट्रैक के साइड में देयर आर जस्ट ओनली द कॉन्क्रीट स्लैब्स, देयर आर ओनली द कॉन्क्रीट स्लैब्स, या फिर उसको एस्फाल्ट स्लैब्स भी कहा जाता है। तो इसको ही कहा जाता है बैलास्टलेस ट्रैक। ठीक है, तो ये इंडिया का ऐसा पहला बैलास्टलेस ट्रैक टनल है। वी एंड ऑल्सो देयर आर मल्टीपल टनल्स टू मिनिमाइज कटिंग हिल स्लाइड्स, जो कि लैंडस्लाइड्स में जो रेलवे ट्रैक को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि अगर टनल है, लैंडस्लाइड्स अगर हो जाए कहीं पर भी, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए ज़्यादा मल्टीपल टनल्स बनाए गए हैं। रोड्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम नेशनल हाईवेज टू स्टेशन, तो यहाँ पर नेशनल हाईवे से स्टेशन में प्रॉक्सिमिटी को इंश्योर किया गया है कि लोगों को ट्रैवलिंग में भी टाइम कम लगे। ऑलराइट, सो ये आपको याद रखना है अब ये अबाउट मिज़ोरम इंजीनियरिंग मार्वल। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस न्यूज़? कनेक्टिविटी इज द बैकबोन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, डिस्कस इन द लाइट ऑफ बायरोबी साइरांग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट इन मिज़ोरम। ये क्वेश्चन ऐसे ना आकर भी सिर्फ और सिर्फ इतना तक भी क्वेश्चन हो सकता है, तब आप इसको एज अ कंटेंट इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ करंट अफेयर्स एनालिसिस। तो आपका अगर कुछ क्वेश्चन है ज़रूर हमें बताइए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, या फिर कोई भी आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, दे आर इंटरेस्टेड इन आवर जीएस फाउंडेशन बैच, तो आप CSCPIS एकेडमी की रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, जहाँ पर 3 टाइम स्लॉट्स में क्लासेस होते हैं। एक है मॉर्निंग बैच 8 AM to 11 AM, देन अनदर वन इज़ फ्रॉम 3 PM to 6 PM, अनदर वन इज़ द इवनिंग बैच, जो कि 7 से 9:30 बजे तक होता है। तो आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर इस नंबर पे कॉल कीजिए। बिफोर लिविंग स्टूडेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर CSCPIS एकेडमी चैनल। एंड मैंने जो भी आज एनालिसिस में क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर।